हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आज के दिन के 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है एंड तीनों की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़े कंपनीज हैं एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग ज़रूर इन तीनों कंपनी को कंसिडर करते हैं। तो चलिए एक एक स्टॉक को यहाँ पे अभी हम लोग डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आज के दिन फोकस था एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्यों? क्योंकि इनके नंबर आने वाले थे। नंबर का टाइमिंग तो 5 बजे दिया था, बट आपको पता ही है ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। तो उसी के पहले हम लोग को नंबर्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो नंबर्स कब आए एचडीएफसी बैंक के, तो आप टाइमिंग भी देख सकते हो। लगभग 12:45 के आसपास हम लोग को रिजल्ट डिक्लेयर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब क्या है ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? यस, कि आप चेक कर सकते हो कि ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आने के बाद बाजार ने यहाँ पे रिएक्शन दिखाया है, जो कि आप देख सकते हैं 12:45 के आसपास नंबर आए एंड जो इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिला है बाजार का, वो हम कह सकते हैं कि नंबर के प्रति पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिला है। इमीडिएट रिएक्शन मैंने क्यों बोला? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी नंबर्स होते हैं दोस्तों, नंबर्स पढ़ना ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। जो भी इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिल जाता है, यस, वो एक ओवरव्यू के चलते मिल जाता है। ओवरव्यू मतलब क्या? अरे कंपनी का प्रॉफिट कितना था, कितना एक्सपेक्टेड था, कितना आया, अच्छा आया, तो चलिए स्टॉक खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही इसको बोला जाता है कि क्विक रिव्यू करके पोजीशंस लेना करके। बट हकीकत में नंबर कैसे आए हैं, इसके लिए आप लोगों को डिटेल में चीज़ों को पढ़ना यहाँ पे पड़ता है। तो रात भर लोग यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल एक्चुअल में नंबर कैसे आए करके। बट एनीवेज, अभी ड्यूरिंग द मार्केट नंबर आया है, बाजार ने इसको थम्स अप भी किया है। तो चलिए देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर एक्चुअल में कैसे एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके नंबर कैसे भी आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एंड लॉन्ग टर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको ये 10, 12, 15 गुना पैसा करके देगा। इनका बेसिक टारगेट होता है कि 5 साल में आपको डबल करके दे, एफडी से ज़्यादा पैसा बना के दे। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यस, जो एवरेज एनालिस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताते हैं कि कितना नंबर आ सकता है करके, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि नेट प्रॉफिट लगभग 11,375 करोड़ के आसपास यहाँ पे आ सकता है। ये अनुमान उन्होंने लगाया था। ये जो चीज़ें होती है कि ये एस्टिमेट्स की इतना आ सकता है, ये किन लोगों के लिए होती है? यस, शॉर्ट टर्म वालों के लिए होती है, ट्रेडर के लिए होती है, जो कि इन चीज़ों को देखकर दाव लगाते हैं। आपने देखा है ना कि नंबर के बाद स्टॉक रॉकेट बनता है या फिर ज़बरदस्त गिर जाता है। ये किस हिसाब से होता है? जो ये एस्टिमेट के मुताबिक अपना दाव लगाते हैं उनके हिसाब से। जो भयंकर लॉन्ग टर्म वाले होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड होते हैं, उनको इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस कंपनीज के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो ये फ़र्क हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन चीज़ों के चलते आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ना यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वालों की अगर हम लोग बात करें, वो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? नेट प्रॉफिट 11,375 करोड़ का। तो ये एक सेंसिबल बात हम लोग यहाँ पे पहले से अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि जो बैंक का नेट प्रॉफिट रहेगा वो शायद से 11,375 करोड़ के ऊपर ही आया होगा, एक अनुमान है। तो इसी के चलते हम लोग को क्या देखने को मिला है? क्विक रिएक्शन, तेजी वाला देखने को मिला है। सो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या 11,375 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट आया है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ओवरव्यू कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के Q1 के रिजल्ट के हिसाब से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 30% तक जंप करते हुए देखने को मिला। ठीक है, परसेंटेज सब कुछ ठीक है। येस, कितना आया है? 11,951 करोड़। किसकी बात हो रही है? नेट प्रॉफिट की। कितना अनुमान लगाया गया था? ऑलमोस्ट 11,375 करोड़। सो 375 करोड़ का एक्सपेक्टेशन, 951 करोड़ एक्चुअल में आया। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला कि यस, बाजार ने इसको क्विकली यहाँ पे क्या किया? एक थम्सअप यहाँ पे दिया। ये किस थम्सअप दिया मतलब क्या है कि ये चीज़ों को देखकर जो ट्रेडर थे उन्होंने बाइंग करना यहाँ पे स्टार्ट किया एंड इसके चलते स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ऑब्वियसली वो इन चीज़ों को देखकर डिसीजंस नहीं बनाते हैं, वो उनकी जो रणनीति होती है वो अलग होती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो जैसे कि देखा गया तो एक क्विक रिव्यू था। अगर हम हमारे स्टडी के हिसाब से बात करें तो हम लोग क्या चेक करते हैं? यहाँ पे एनपीपी चेक करते हैं। एनपीपी मतलब वही, एक पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट देखेंगे, एक प्रोविजन भी देखेंगे एंड उसी के साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए को भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए इसको एक थोड़ा बहुत हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि बैंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा आया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग एचडीएफसी बैंक के नंबर ओपन किए। जितने भी फिगर्स हैं ना, ये रुपीज़ इन हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? इन लैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका प्रॉफिटेबिलिटी वापस एक बार देखनी है तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए 11,951 करोड़, राइट। ये लैक्स में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है नेट प्रॉफिट यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या देखना है यहाँ पे? हम लोग क्या चेक करते हैं? यस, प्रोविजन चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोविजन देखना पसंद करूंगा। ये देखिए पॉइंट नंबर 8 पे आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोविजन अदर देन टैक्सेशन। ठीक है, प्रोविजन मतलब क्या? जैसे मैंने बार बार बोला है कि कंपनी को बताना पड़ता है कि इतना लोन हम लोगों ने दिया था और शायद से अभी के करंट डेट के हिसाब से
इतना पैसा हम लोगों का अटका हुआ है, मतलब टाइम पे नहीं आया है। तो हम लोगों को शायद से ये अभी के हिसाब से मान के चलना पड़ेगा कि शायद से पैसा डूब जाए, इसीलिए तो वो प्रॉफिट से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, सो एक्चुअल में अगर प्रॉफिट देखा गया तो ये देखिए ये वाला प्रॉफिट था, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, 18,772 CR के आसपास, बट इतना पैसा यहाँ पे अटका हुआ है तो उनको माइनस करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए कितना प्रोविजन का अमाउंट है वो हम लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जितना प्रोविजन कम उतना अच्छा होता है, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रफली अगर मैं बात करूँ तो 2860, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, करोड़ में चाहो तो बोल सकते हो। लास्ट टाइम कितना था, 2685। अच्छा ठीक है, एंड उसके पहले 3187, मतलब एक साल पहले के प्रोविजन कितने थे पता है, लगभग 3200 करोड़ के आसपास इतना पैसा अटका हुआ था। सेम क्वार्टर, बट ईयरली बेसिस की बात करें तो 2860 करोड़। तो ईयरली प्रोविजन कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि बैंक का पैसा कम फंस रहा है करके अच्छी रिकवरी हो रही है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। पिछले क्वार्टर में कितना था, 2685, तो इस क्वार्टर में कितना है, 2860। तो क्वार्टरली अगर मैं प्रोविजनिंग की बात करूं तो थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए खराब बोल दिया इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक क्रैश हो गया करके, नहीं, इनका एवरेज परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखना यहाँ पे होता है। एंड HDFC बैंक जैसे कंपनी को एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा हम लोग को बेटर ही देखने को मिल जाता है। सो प्रोविजनिंग की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो NPP में से प्रॉफिट हो गया, प्रोविजनिंग हो गया। तो चलिए अभी NPA यहाँ पे चेक कर लेते हैं। NPA किधर चला गया तो आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड हम लोग यूजुअली ग्रॉस NPA को थोड़ा सा देखते हैं, नेट NPA एडजस्ट के हिसाब से हो जाता है। तो ये देखिए परसेंटेज ग्रॉस NPA टू ग्रॉस एडवांसेस। ठीक है, तो कितना है परसेंटेज, तो उसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वो आपको देखने को मिल रहा है 1.17%, लास्ट टाइम था 1.12%, एंड एक साल पहले था 1.28%। सो कंक्लूजन वही है दोस्तों जो प्रोविजन का भी देखने को मिला था कि कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। NPA भी वैसे ही होता है दोस्तों कि आपका पैसा टाइमली यहाँ पे नहीं दिया, 90 दिन हो भी गए, फिर आपको धीमे धीमे करके प्रोविजनिंग करना पड़ता है। सो जितना NPA कम होता है उतना अच्छा यहाँ पे बनता है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो HDFC बैंक का परफॉर्मेंस हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन हम लोग एक और चीज़ चेक करते हैं, कौन सा, कि यस HDFC बैंक का सबसे बड़ा हार्ट क्या है। यस, ये रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा फोकस करता है, आम जनता को ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए इनका पैसा फंसा भी तो ज़्यादा नहीं फंसता, एंड अगर डूबा तो ज़्यादा भी नहीं डूबता है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 4293, लास्ट टाइम था 4016, एंड उसके पहले था 3168। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे रिटेल बैंकिंग ईयरली एंड क्वार्टरली भी शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला। जितना इनका रिटेल बैंकिंग बढ़ते रहेगा दोस्तों, उतना ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि HDFC बैंक का परफॉर्मेंस बेटर हम लोग को फ्यूचर में होते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक के नंबर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। बाजार ने जो रिएक्शन दिया वो प्योरली हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स को के जो एस्टिमेट्स थे उनको बीट किया, इसी के चलते ये तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर ये परफॉर्मेंस मान भी लीजिए, हम लोग कितना एक्सपेक्ट करे थे, 11,375 ऐसा था ना, मान लीजिए अगर ये 11,000 भी आ जाता, मतलब नीचे भी आ जाते एस्टिमेट्स के, फिर भी हम लोग क्या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें से एग्जिट नहीं करते। ठीक है, हमारा जो एग्जिट एंड एंट्री का क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट डिफरेंट होता है। ठीक है, हाँ ट्रेडर लोग यहाँ पे जरूर एग्जिट करते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, स्टॉक इमीडिएटली हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। यही चीज़ हम लोग को कौन से स्टॉक में आज देखने को मिली, यस डीमार्ट में देखने को मिली। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, सर डीमार्ट में हम लोग कंटिन्यू करें कि नहीं। आप पहले डिसाइड करो कि आप हो कौन, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने इसको खरीदा क्यों है, सालों साल होल्ड करने के लिए खरीदा है, या फिर बस आपने ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से। तो ये पहले डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे करना आना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ओवरऑल डीमार्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, अच्छी कंपनी इसका अर्थ ये नहीं थे कि रोज भागेगा करके। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्लस माइनस देखने को मिल जाती है। सो डीमार्ट में हम लोग को क्या देखने को मिला, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि इसके जो एस्टिमेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, शॉकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला था, एस्टिमेट्स भी मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो भी हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसी चीज़ के चलते जो शॉर्ट टर्म वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए देखने को मिले। मुझे तो लगा था आज ये शायद से 4.5-5% तक भी नीचे यहाँ पे जा सकता है करके, बट ओवरऑल जो गिरावट रही है वो 3.5% के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली उनके सेल्स हम लोग को अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट येस अगर ये एक्सपेंसेस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे तो इनका और भी हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा निखर के आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि इतना इजी भी नहीं होता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो नंबर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो ओके ठीक ठाक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, बट जो शॉर्ट टर्म वाले थे ऑब्वियसली उनको एस्टिमेट्स
मीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड एस्टिमेट जैसे मिस हो जाते हैं एंड बहुत ही डिफरेंस के साथ मिस हो जाते हैं तो फिर वो क्विक रिएक्शन हम लोग को गिरावट वाला ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, इनका जो अभी का परफॉर्मेंस था, ये जो Q1 का परफॉर्मेंस जिससे एक उम्मीद थी कि क्या अच्छा आएगा, बट वैसा भी हम लोग को कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो इसी चीज़ के चलते डीमार्ट में भी आज अच्छी खासी हम लोग को पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जरूर इसका ओवरऑल बिजनेस देखकर आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से देखा गया तो ये ठीक ठाक कंपनी यहाँ पे जरूर नजर यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक और कंपनी जिसके नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले थे, L&T इन्फोटेक माइंडट्री। ये सभी बड़े बड़े कंपनीज है दोस्तों, ठीक है। सो L&T इन्फोटेक माइंडट्री की बात करें, ये कंपनियां मेरे पास भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ऑब्वियसली। तो इनका नंबर 7 बजे के आसपास यहाँ पे आने वाला था। तो नंबर कब आए, तो नंबर आए, सबसे पहले मैं टाइमिंग दिखा दूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3:37, मतलब क्या है 3:30 बजने के बाद आए हैं, ठीक है। मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, अभी अनऑफिशियल ऐसा वैसा वो तो कुछ ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। सो ऑफिशियली तो 3:30 बजे के बाद है, मतलब ओरिजिनल रिएक्शन, एग्रेसिव रिएक्शन ये आपको कल बाजार खुलते ही इस स्टॉक के प्रति आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो चलिए LTTS ने यहाँ पे LTTS ही बोल रहा हूँ, L&T इन्फोटेक माइंडट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसके नंबर कैसे रहे, तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म वालों का जो ये रहता है व्यू रहता है, पर्सपेक्टिव रहता है, वो क्या रहता है कि क्या प्रॉफिट को बीट किया कि नहीं। तो प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करे थे, 1194 करोड़, ठीक है। देखिए हर किसी का एस्टिमेट आप लोगों को अलग अलग देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। किसी का 1194 रह सकता है, किसी का 1170 रह सकता है, किसी का 1180, तो उसी के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो एस्टिमेट कितना किया जा रहा है, लगभग 1194 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो एक्चुअल में आया कितना, 1150, ठीक है। तो कितना एस्टिमेट था, 1194। तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यस एस्टिमेट्स के हिसाब से थोड़ा सा नीचे परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या हो गया, यस शॉर्ट टर्म वाले जो एक्सपेक्ट करे थे वैसा तो देखने को नहीं मिला, ठीक है। अभी अलग अलग लोगों के यहाँ पे पोल्स होते हैं, तो ET नाउ का पोल की अगर बात करें तो EBIT मार्जिन्स की बात करें तो वो कितना एक्सपेक्ट यहाँ पे करते 16.8 एंड एक्चुअल में कितने आगे 16.7%। तो थोड़ा सा वो भी डाउन देखने को मिल रहा है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। एंड रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, आमदनी कितनी हुई, तो एस्टिमेट कितना किया गया था, तो एस्टिमेट किया गया था 8770 करोड़, आया कितना 8702 करोड़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वो भी हम लोग को डाउन देखने को मिला है, मतलब रेवेन्यू भी डाउन, EBIT मार्जिन भी डाउन, एंड पैट की भी अगर हम लोग बात करें एस्टिमेट्स के हिसाब से वो भी हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, हर किसी का अनुमान अलग अलग होता है। जैसे कि ET नाउ ने क्या बोला है, 8770 करोड़ का रेवेन्यू वो एस्टिमेट कर रहे थे। अगर हम लोग ब्लूमबर्ग की बात करें तो वो कितना कर रहे थे, देखिए 8775 करोड़, थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे होता है। बट मिलाकर कहानी क्या बनती है दोस्तों, कि जो अनुमान लगाया जा रहा था, एस्टिमेट लगाया जा रहा था, यस उससे हम लोग को नीचे ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या है, हाँ शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ी सी हम लोग को खराब खबर देखने को मिल रही है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बात करो, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ऑब्वियसली मुझे ये 1-2 परफॉर्मेंस से ऊपर नीचे होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं तो अपना परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना ही यहाँ पे पसंद यहाँ पे करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तीनों स्टॉक को हम लोगों ने जितना हो सके डिटेल में कवर करने की कोशिश की। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।